पंडित बंसत कुमार का दुनिया से उठ जाना केवल पूर्णा ही के लिए जानलेवा न था, प्रेमा की हालत भी उसी की सी थी। पहले वह अपने भाग्य पर रोया करती थी। अब विधाता ने उसकी प्यारी सखी पूर्णा पर विपत्ति डालकर उसे और भी शोकातुर बना दिया था। अब उसका दुख हटाने वाला, उसका गम गलत करने वाला कोई न था। वह आजकल रात दिन मुंह लपेटे चारपाई पर पड़ी रहती। न वह किसी से हंसती न बोलती। कई कई दिन बिना दाना पानी के बीत जाते। बनाव सिंगार उसको जरा भी न भाता। सिर के बाल दो दो हफ्ते न गूंथे जाते। सुरमादानी अलग पड़ी रोया करती। कंघी अलग हाय हाय करती। गहने बिल्कुल उतार फेंके थे। सुबह से शाम तक अपने कमरे में पड़ी रहती। कभी जमीन पर करवटें बदलती, कभी इधर उधर बौखलाई हुई घूमती। बहुधा बाबू अमृतराय की तस्वीर को देखा करती और जब उनके प्रेमपत्र याद आते तो रोती। उसे अनुभव होता था कि अब मैं थोड़े दिनों की मेहमान हूँ। पहले 2 महीने तक तो पूर्णा का ब्राह्मणों को खिलाने पिलाने और पति के मृतक संस्कार से सांस लेने का अवकाश न मिला कि प्रेमा के घर जाती। इसके बाद भी 2-3 महीने तक वह घर से बाहर न निकल। उसका जी ऐसा बुझ गया था कि कोई काम अच्छा न लगता। हाँ, प्रेमा माँ के मना करने पर भी 2-3 बार उसके घर गई थी, मगर वहां जाकर आप रोती और पूर्णा को भी रुलाती। इसलिए अब उधर जाना छोड़ दिया था। किंतु एक बात वह नित्य करती। वह संध्या समय महताबी पर जाकर जरूर बैठती। इसलिए नहीं कि उसको समय सुहाना मालूम होता या हवा खाने को जी चाहता था, नहीं, प्रत्युत केवल इसलिए कि वह कभी कभी बाबू अमृतराय को उधर से आते जाते देखती। हाय, जिस वक्त वह उनको देखते उसका कलेजा बांसों उछालने लगता। जी चाहता कि कूद पऊं और उनके कदमों पर अपनी जान निछावर कर दूं। जब तक वह दिखाई देते अकट की बांधे उनको देखा करती। जब वह आंखों से ओझल हो जाते तब उसके कलेजे में एक हुक उठती, आपे की कुछ सुधि न रहती। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन वह सदा की भांति अपने कमरे में लेटी हुई बदल रही थी कि पूर्णा आई। इस समय उसको देखकर ऐसा ज्ञात होता था कि वह किसी प्रबल रोग से उठी है। चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे कोई फूल मुरझा गया हो। उसके कपोल, जो कभी गुलाब की तरह खिले हुए थे, अब कुम्हला गए थे। बेमृगी की सी आंखें, जिनमें किसी समय समय जवानी का मतवालापन और प्रेमी का रस भरा हुआ था, अंदर घुसी हुई थी। सिर के बाल कंधों पर इधर उधर बिखरे हुए थे। गहने पाते का नाम न था। केवल एक नैन सुख की साड़ी बदन पर पड़ी हुई थी। उसको देखते ही प्रेमा दौड़कर उसके गले से चिपट गई और लाकर अपनी चारपाई पर बिठा दिया। कई मिनट तक दोनों सखियां एक दूसरे के मुंह को ताकती रहीं। दोनों के दिल में ख्यालों का दरिया उमड़ा हुआ था, मगर जबान किसी की न खुलती थी। आखिर पूर्णा ने कहा, आजकल जी अच्छा नहीं है क्या? गलकर कांटा गई हो? प्रेमा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, नहीं सखी, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। तुम तो कुशल से रही। पूर्णा की आंखों में आंसू डब्बा आए। बोली, मेरा कुशल आनंद क्या पूछती हो सखी, आनंद तो मेरे लिए सपना हो गया। 5 महीने से अधिक हो गए, मगर अब तक मेरी आंखें नहीं झपकी। जान पड़ता है कि नींद आंसू होकर बह गई। प्रेमा, ईश्वर जानता है सखी, मेरा भी तो यही हाल है। हमारी तुम्हारी एक ही गत है। अगर तुम ब्याही विधवा हो तो मैं कुंवारी विधवा हूँ। सच कहती हूँ सखी, मैंने ठान लिया है कि अब परमार्थ के कामों में ही जीवन व्यतीत करूंगा। पूर्णा, कैसी बातें करती हो प्यारी, मेरा और तुम्हारा क्या जोड़ा? जितना सुख भोगना मेरे भाग में बदा था भोग चुकी, मगर तुम अपने को क्यों घुलाए डालती हो? सच मानो सखी, बाबू अमृतराय की दशा भी तुम्हारी ही सी है। वे आजकल बहुत मलिन दिखाई देते हैं। जब कभी इधर की बात चलती हूँ तो जाने का नाम ही नहीं लेते। मैंने एक दिन देखा, वह तुम्हारा काढ़ा हुआ रुमाल लिए हुए थे। यह बातें सुनकर प्रेमा का चेहरा खिल गया। मारे हर्ष के आंखें जगमगाने लगी। पूर्णा का हाथ अपने हाथों में लेकर और उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बोली, सखी, इधर की और क्या क्या बातें आई थी? पूर्णा मुस्कुराकर, अब क्या सब आज ही सुन लोगी? अभी तो कल ही मैंने पूछा कि आप ब्याह कब करेंगे, तो बोले, जब तुम चाहो। मैं बहुत लजा गई। प्रेमा, सखी, तुम बड़ी ढीठ हो। क्या तुमको उनके सामने निकलते बैठते लाज नहीं आती? पूर्णा, लाज क्यों आती, मगर बिना सामने आए काम तो नहीं चलता। और सखी, उनसे क्या पर्दा करूं, उन्होंने मुझ पर जो जो अनुग्रह किए हैं उनसे मैं कभी उऋण नहीं हो सकती। पहले ही दिन जबकि मुझ पर वह विपत्ति पड़ी, रात को मेरे यहाँ चोरी हो गई। जो कुछ असबाबा था पापियों ने मूस लिया। उस समय मेरे पास एक कौड़ी भी न थी। मैं बड़े फेर में पड़ी हुई थी कि अब क्या करूं। जिधर आंख उठाती अंधेरा दिखाई देता। उसके तीसरे दिन बाबू अमृतराय आए। ईश्वर करे वह युग युग जिए। उन्होंने बिल्लों की तनख्वाह बांध दी और मेरे साथ भी बहुत सलूक किया। अगर वह उस वक्त आड़े न आते तो गहने पाते अब तक कभी के बिक गए होते।
सोचती हूँ कि वह इतने बड़े आदमी होकर मुझ भिखारिनी के दरवाजे पर आते हैं तो उनसे क्या पर्दा करूँ। और दुनिया ऐसी है कि इतना भी नहीं देख सकती। वह जो पड़ोस में पंडाइन रहती है, कई बार आए और बोली कि सिर के बाल मुड़ा लो। विधवाओं को बाल न रखना चाहिए। मगर मैंने अब तक उनका कहना नहीं माना। इस पर सारे मोहल्ले में मेरे बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। जितने मुंह उतनी बातें। बिल्लो आकर सब वृतांत मुझसे कहती है। सब सुन लेती हूँ और रो धोकर चुप हो रहती हूँ। मेरे भाग्य में दुख भोगना, लोगों की जली कटी सुनना न लिखा होता तो यह विपत्ति ही काहे को पड़ती। मगर चाहे कुछ हो, मैं इन बालों को मुंडवाकर मुंडी नहीं बनना चाहती। ईश्वर ने सब कुछ तो हर लिया, अब क्या इन बालों से भी हाथ धोऊं। यह कहकर पूर्णा ने कंधों पर बिखरे हुए लंबे लंबे बालों पर ऐसी दृष्टि से देखा मानो वे कोई धन है। प्रेमा ने भी उन्हें हाथ से संभाल कर कहा, नहीं सखी, खबरदार, बालों को मुंडवाओगी तो हमसे तुमसे न बनगी। पंडाइन को बकने दो, वह पगला गई है। यह देखो नीचे की तरफ जो ऐंठन पड़ गई है, कैसी सुंदर मालूम होती है। यही कहकर प्रेमा उठी। बक्स में सुगंधित तेल निकाला और जब तक पूर्णा हाय हाय करे कि उसके सिर की चादर खिसका कर तेल डाल दिया और उसका सर जांघ पर रखकर धीरे धीरे मलने लगी। बेचारी पूर्णा इन प्यार की बातों को न सह सकी। आंखों में आंसू भरकर बोली, प्यारी प्रेमा, यह क्या गजब करती हो। अभी क्या काम उपहास हो रहा है। जब बाल संवारे निकलूंगी तो क्या गत होगी। अब तुमसे दिल की बात क्या छिपाऊं। सखी, ईश्वर जानता है, मुझे यह बाल खुद बोझ मालूम होते हैं। जब इस सूरत को देखने वाला ही संसार से उठ गया तो यह बाल किस काम के। मगर मैं इनके पीछे पड़ोसियों के ताने सहती हूँ तो केवल इसलिए कि सिर मुड़ाकर मुझसे बाबू अमृतराय के सामने न निकला जाएगा। यह कहकर पूर्णा जमीन की तरफ ताकने लगी, मानो वह लजा गई है। प्रेमा भी कुछ सोचने लगी। अपनी सखी के सिर में तेल मला, कंघी की बाल गूंथे और तब धीरे से आईना लाकर उसके सामने रख दिया। पूर्णा ने इधर 5 महीने से आईने का मुंह नहीं देखा था। वह सोचती थी कि मेरी सूरत बिल्कुल उतर गई होगी, मगर अब जो देखा तो सिवे इसके कि मुंह पीला पड़ गया था और कोई भेद न मालूम हुआ। मध्यम स्वर में बोली, प्रेमा, ईश्वर के लिए अब बस करो, भाग से यह सिंगार बदा नहीं है। पड़ोसिन देखेंगी तो न जाने क्या अपराध लगा दें। प्रेम उसकी सूरत को टकटकी लगाकर देख रही थी। यकायक मुस्कराकर बोली, सखी, तुम जानती हो मैंने तुम्हारा सिंगार क्यों किया। पूर्णा, मैं क्या जानूं। तुम्हारा जी चाहता होगा। प्रेमा, इसलिए कि तुम उनके सामने इसी तरह जाओ। पूर्णा, तुम बड़ी खोटी हो। भला मैं उनके सामने इस तरह कैसे जाऊंगी। वह देखकर दिल में क्या क्या कहेंगे। देखने वाले यूं ही बेसिर पैर की बातें उड़ाया करते हैं, तब तो और भी नहीं मालूम क्या कहेंगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही हंसी दिल लगी कि बातों बातों में प्रेमा ने कहा, सखी, अब तो अकेले नहीं रहा जाता। क्या हर्ज है, तुम भी यहीं उठाओ। हम तुम दोनों साथ साथ रहें। पूर्णा, सखी, मेरे लिए इससे अधिक हर्ष की कौन सी बात होगी कि तुम्हारे साथ रहूं। मगर अब तो पैर फूंक फूंक कर धरना होती है। लोग तुम्हारे घर ही में राजी न होंगे और अगर यह मान भी गए तो बिना बाबू अमृतराय की मर्जी के कैसे आ सकती हूँ। संसार के लोग भी कैसे अंधे हैं। ऐसे दयालु पुरुष कहते हैं कि ईसाई हो गया है, कहने वालों के मुंह से न मालूम कैसे ऐसी झूठी बात निकलती है। मुझसे वह कहते थे कि मैं शीघ्र ही एक ऐसा स्थान बनवाने वाला हूँ जहाँ अनाथ विधवाएं आकर रहेंगी। वहाँ उनके पालन पोषण और वस्त्र का प्रबंध किया जाएगा और उन्हें पढ़ना लिखाना और पूजा पाठ करना सिखाया जाएगा। जिस आदमी के विचार ऐसे शुद्ध हों उसको वह लोग ईसाई और अधर्मी बनाते हैं, जो भूल कर भी भिखमंगे को भीख नहीं देते। ऐसा अंधेर है। प्रेमा, बहन, संसार का यही है। हाय, अगर वह मुझे अपनी लौड़ी बना लेते तो भी मेरा जीवन सफल हो जाता। ऐसे उदारचित दाता की चेरी बनना भी कोई बढ़ाई की बात है। पूर्णा, तुम उनकी चेरी काहे को बनेगी। काहे को बनेगी। वह तो आप तुम्हारे सेवक बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम्हारे लालाजी ही नहीं मानते। विश्वास मानो, यदि तुमसे उनका ब्याह न हुआ तो कुंवारे ही रहेंगे। प्रेमा, यहाँ यही ठान ली है कि चेरी बनूंगी तो उन्हीं की। कुछ देर तक तो यही बातें हुई। जब सूर्य अस्त होने लगा तो प्रेमा ने कहा, चलो सखी, तुमको बगीचे की सैर करा लावें। जब से तुम्हारा आना जाना छूटा तब से मैं उधर भूल कर भी नहीं गई। पूर्णा, मेरे बाल खोल दो तो चलूं, तुम्हारी भावज देखेगी तो ताना मारेगी। प्रेमा, उनके ताने का क्या डर, वह तो हवा से उलझा करती हैं। दोनों सखियां उठी और हाथ दिए कोठे से उतारकर फुलवारी में आई। यह एक छो बगिया थी जिसमें भांति भांति के फूल खिल रहे थे। प्रेमा को फूलों से बहुत प्रेम था। उसी के अपने दिल बहलाव के लिए बगीचा था।
एक माली इसी की देखभाल के लिए नौकर था। बाग के बीचों बीच एक गोल चबूतरा बना हुआ था। दोनों सखियां इस चबूतरे पर बैठ गई। इनको देखते ही माली बहुत सी कलियां एक साफ तरह कपड़े में लपेट कर लाया। प्रेमा ने उनको पूर्णा को देना चाहा, मगर उसने बहुत उदास होकर कहा, बहन मुझे क्षमा करो, इनकी बुबास तुमको मुबारक हो। सुहाग के साथ मैंने फूल भी त्याग दिए। हाय, जिस दिन वह कालरूपी नदी में नहाने गए हैं उस दिन ऐसे ही कलियों का हार बनाया था। रोकर वह हार धरा का गया। तब से मैंने फूलों को हाथ नहीं लगाया। यह कहते कहते वह यकयक चौंक पड़ी और बोली, सखी अब मैं जाऊंगी। आज इतवार का दिन है, बाबू साहब आते होंगे। प्रेमा ने रोनी हंसकर कहा, नहीं सखी, अभी उनके आने में आधे घंटे की देर है। मुझे इस समय का ऐसा ठीक परिचय मिल गया है कि अगर कोठरी में बंद कर दूं तो भी शायद गलती न करूं। सखी कहते ला जाती है। मैं घंटों बैठकर झरोखे से उनकी राह देखा करती हूँ। चंचल चित्त को बहुत समझती हूँ, पर मानता ही नहीं। पूर्णा ने उसको ढारस दिया और अपनी सखी से गले मिल शर्माती हुई घूंघट से चेहरे को छिपाए अपने घर की तरफ चली और प्रेमी किसी के दर्शन की अभिलाषा कर महताबी पर जाकर टहलने लगी। पूर्णा के मकान पर पहुंचे ठीक आधी घड़ी हुई थी कि बाबू अमृतराय बाइसिकल पर फर फर करते आ पहुंचे। आज उन्होंने अंग्रेजी बाने की जगह बंगाली बाना धारण किया था, जो उन पर खूब सचता था। उनको देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह राजकुमार नहीं है। बाजारों में जब निकलाते तो सबकी आंखें उन्हीं की तरफ उठती थी। रीति के विरुद्ध आज उनकी दाहिनी कलाई पर एक बहुत ही सुगंधित मनोहर बेल का हार लिपटा हुआ था, जिससे सुगंध उड़ रही थी और इस सुगंध से लेवेंडर की खुशबू मिलकर मानो सोने में सुहागा हो गया था। संदली रेशमी के बेलदार कुर्ते पर धानी रंग की रेशमी चादर हवा के मंद मंद झोंकों से लहरा लहरा कर एक अनोखी छवि दिखाती थी। उनकी आहट पाते ही बिल्लो घर में से निकल आए और उनको ले जाकर कमरे में बैठा दिया। अमृतराय, क्यों बिल्लो, सब कुशल है? बिल्लो, हाँ सरकार, सब कुशल है। अमृतराय, कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्लो, नहीं सरकार, कोई तकलीफ नहीं है। इतने में बैठके का भीतर वाला दरवाजा खुला और पूर्णा निकली। अमृतराय ने उसकी तरफ देखा तो अचंभे में आ गए और उनकी निगाह आप ही आप उसके चेहरे पर जम गई। पूर्णा मारे लज्जा के गड़ी जाती थी कि आज क्यों यह मेरी ओर ऐसे ताक रहे हैं। वह भूल गई थी कि आज मैंने बालों में तेल डाला है, कंघी की है और माथे पर लाल बिंदी भी लगाई है। अमृतराय ने उसको इस बनाव चुनाव के साथ कभी नहीं देखा था और न वह समझे थे कि वह ऐसी रूपवती होगी। कुछ देर तक तो पूर्णा सिर नीचा किए खड़ी रही। यकायक उसको अपने गूंथे केश की सुधि आ गई और उसने झट लजाकर सिर और भी निहुरा लिया, घूंघट को बढ़ाकर चेहरा छिपा लिया और यह ख्याल करके कि शायद बाबू साहब इस बनाव सिंगार से नाराज हों, वह बहुत ही भोलेपन के साथ बोली, मैं क्या करूं, मैं तो प्रेमा के घर गई थी। उन्होंने हट करके सिर में तेल डालकर बाल गूंथ दिए। मैं कल सब बाल कटवा डालूंगी। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके बनाव सिंगार ने अमृतराय पर पहले ही जादू चलाया था, अब इस भोलेपन ने और लुभा लिया। जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम्हें कसम है, ऐसा हरगिज न करना। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी सखी ने तुम्हारे ऊपर यह कृपा की। अगर वह यहाँ इस समय होती तो इसके निहुरे में मैं उनको धन्यवाद देता। पूर्णा पढ़ी लिखी औरत थी, इस इशारे को समझ गई और झटपट गर्दन नीचे कर ली। बाबू अमृतराय दिल में डर रहे थे कि कहीं इस छेड़ पर यह देवी रुष्ट न हो जाए, नहीं तो फिर मनाना कठिन हो जाएगा। मगर जब उसे मुस्कुराकर गर्दन नीची करते देखा तो और भी ढिठाई करने का साहस हुआ। बोले, मैं तो समझता था प्रेमा मुझे भूल होगी, मगर मालूम होता है कि अभी तक मुझ पर कुछ कुछ स्नेह बाकी है। अब की पूर्णा ने गर्दन उठाई और अमृतराय के चेहरे पर आंखें जमा कर बोली, जैसे कोई वकील किसी दुखियारे के लिए न्यायाधीश से अपील करता हो, बाबू साहब, आपका केवल इतना समझना कि प्रेमा आपको भूल गई होगी, उन पर बड़ा भारी आपेक्ष है। प्रेमा का प्रेम आपके निमित्त सच्चा है। आज उनकी दशा देखकर मैं अपनी विपत्ति भूल गई। वह गलकर आधी हो गई है। महीनों से खाना पीना नामात्र है। सारे दिन अपनी कोठरी में पड़े पड़े रोया करती है। घरवाले लाख लाख समझाते हैं, मगर नहीं मानती। आज तो उन्होंने आपका नाम लेकर कहा, सखी अगर चेरी बनूंगी तो उन्हीं की। यह समाचार सुनकर अमृतराय कुछ उदास हो गए। यह अग्नि जो कलेजे में सुलग रही थी और जिसको उन्होंने सामाजिक सुधार के राख तले दबा रखा था, इस समय क्षण भर के लिए धधक उठी, जी बेचैन होने लगा, दिल उकसाने लगा कि मुंशी बद्री प्रसाद का घर दूर नहीं है। दम भर के लिए चलो, अभी सब काम हुआ जाता है। मगर फिर देशहित के उत्साह ने दिल को रोका। बोले, पूर्णा, तुम जानती हो कि मुझे प्रेमा से कितनी मोहब्बत थी। 4 वर्ष तक मैं दिल में उनकी पूजा करता रहा।
मगर मुंशी बद्री प्रसाद ने मेरी दिनों की बंधी हुई आस केवल इस बात पर तोड़ दी कि मैं सामाजिक सुधार का पक्षपाती हो गया। आखिर मैंने भी रो रोकर उस आग को बुझाया और अब तो दिल एक दूसरी ही देवी की उपासना करने लगा है। अगर यह आशा भी यूं ही टूट गई तो सत्य मानो बिना ब्याह ही रहूंगा। पूर्णा का अब तक यह ख्याल था कि बाबू अमृतराय प्रेमा से ब्याह करेंगे, मगर अब तो उसको मालूम हुआ कि उनका ब्याह कहीं और लग रहा है, तब उसको कुछ आश्चर्य हुआ। दिल से बातें करने लगी। प्यारी प्रेमा, क्या तेरी प्रीति का ऐसा दुखदाई परिणाम होगा? तेरे माँ बाप भाई बंधु तेरी जान के ग्राह हो रहे हैं। यह बेचारा तो अभी तक तुझ पर जान देता है, चाहे वह अपने मुंह से कुछ भी न कहे, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि तेरी मोहब्बत उसके रोम रोम में व्याप रही है। मगर जब तेरे मिलने की कोई आशा ही न हो तो बेचारी क्या करे, मजबूर होकर कहीं और ब्याह करेगा। इसमें उसका क्या दोष है? मन में इस तरह विचार कर बोली, बाबू साहब आपको अधिकार है, जहां चाहो संबंध करो। मगर मैं तो यही कहूंगी कि अगर इस शहर में आपके जोड़ की कोई है तो वही प्रेम है। अमृत शून्य, यह क्यों नहीं कहती कि यहाँ उनके योग्य कोई वर नहीं, इसीलिए तो मुंशी बद्री प्रसाद ने मुझे छुटकारा किया। पूर्णा, यह आप कैसी बात कहते हैं? प्रेमा और आपका जोड़ ईश्वर ने अपने हाथ से बनाया है। अमृत शून्य, जब उनके योग्य मैं था, अब नहीं हूँ। पूर्णा, अच्छा आजकल किसके यहाँ बातचीत हो रही है? अमृत शून्य मुस्कुराकर, नाम अभी नहीं बताऊंगा। बातचीत तो हो रही है, मगर अभी कोई पक्की उम्मीद नहीं है। पूर्णा, वाह, ऐसा भी कहीं हो सकता है। यहाँ ऐसा कौन रईस है जो आपसे नाता करने में अपनी बड़ाई न समझता हो? अमृत शून्य, नहीं, कुछ बात ही ऐसी आ पड़ी है। पूर्णा, अगर मुझसे कोई काम हो सके तो मैं करने को तैयार हूँ। जो काम मेरे योग्य हो बता दीजिए। अमृत मुस्कुराकर, तुम्हारी मर्जी बिना तो वह काम कभी पूरा हो ही नहीं हो सकता। तुम चाहो तो बहुत जल्द मेरा घर बस सकता है। पूर्णा बहुत प्रसन्न हुई कि मैं भी अब इनके कुछ काम आ सकूंगी। उसकी समझ में इस वाक्य के अर्थ नहीं आए कि तुम्हारी मर्जी बिना तो वह काम पूरा हो ही नहीं सकता। उसने समझा कि शायद मुझसे यही कहेंगे कि जाके लड़की को देखावे। 6 महीने के अंदर ही अंदर वह इसका अभिप्राय भली भांति समझ गई। बाबू अमृतराय कुछ देर तक यहाँ और बैठे। उनकी आंखें आज इधर उधर से घूमकर आती और पूर्णा के चेहरे पर गड़ जाती। वह कनखियों से उनकी ओर ताकती तो उन्हें अपनी तरफ ताकते पाती। आखिर वह उठे और चलते समय बोले, पूर्णा, यह गजरा आज तुम्हारे वास्ते लाया हूँ। देखो इसमें से कैसे सुगंध उड़ रही है। पूर्णा भौचक हो गई। यह आज अनोखी बात कैसी? 1 मिनट तक तो वह इस सोच विचार में थी कि लूं या न लूं। उन गजरों का ध्यान आया जो उसने अपने पति के लिए होली के दिन बनाए थे। फिर की कलियों का ख्याल आया। उसने इरादा किया, मैं न लूंगी। जबान ने कहा, मैं इसे लेकर क्या करूंगी, मगर हाथ आप ही आप बढ़ गया। बाबू साहब ने खुश होकर गजरा उसके हाथ में पिन्हाया, उसको खूब नजर भर कर देखा। फिर बाहर निकल आए और बैलगाड़ी पर सवार हो रवाना हो गए। पूर्णा कई मिनट तक सन्नाटे में खड़ी रही। वह सोचती थी कि मैंने तो गजरा लेने से इनकार किया था, फिर यह मेरे हाथ में कैसे आ गया? जी चाह की फेंक दे, मगर फिर यह ख्याल पलट गया और उसने गजरे को हाथ में पहन लिया। हाय, उस समय भी भोली भाली पूर्णा के समझ में न आया कि इस जुमले का क्या मतलब है कि तुम चाहो तो बहुत जल्द मेरा घर बस सकता है। उधर प्रेमा महताबी पर टहल रही थी। उसने बाबू साहब को आते देखा था। उनकी सज धज उसकी आंखों में खूब गई थी। उसने उन्हें कभी इस बनाव के साथ नहीं देखा था। वह सोच रही थी कि आज इनके हाथ में गजरा क्यों है। उसकी आंखें पूर्णा के घर की तरफ लगी हुई थी। उसका जी झुंझलाता था कि वह आज इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। एकाएक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसने फिर बाबू साहब को देखा। चेहरा खिला हुआ था। कलाइयों पर नजर पड़ी गई, हाय, वह गजरा क्या हो गया।